जाति से मुक्त हूँ और बौद्ध मेरा समाज है। इस महान स्लोगन को हम साकार कैसे करें? श्रद्धेय बनते करुणाशील राहुल के सानिध्य में रहकर जो 10 नवंबर को प्रोग्राम हुआ था गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में, उसमें स्लोगन का शुरुआत हुई थी। स्लोगन जो है जड़ है, समझने के लिए है, लेकिन इस पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया। जबकि बहुत लंबी प्लानिंग के तहत बहुत मेहनत के बाद ही स्लोगन दिया गया था और आचार संहिता लागू की गई थी बौद्धों की। आचार संहिता मतलब उसमें बौद्धों को करना क्या है और क्या नहीं करना है, सिंपल भाषा में जो बौद्धों की आचार संहिता है। आज तक कुछ भी निर्धारित पूरी तरह से नहीं था। जिस भी संगठन ने जिस भी तरीके से चाहा, या जिस भी व्यक्ति ने या समाज के जिस भी हिस्से ने जो चाहा अपने अनुसार कुछ भी तोड़ मरोड़ कर अपने अनुसार नियम बनाए और उसके अनुसार प्रचारित करते चले गए। हर एक व्यक्ति अलग अलग नियमों के अनुसार बुद्धिज्म में जी रहा। एक रूपता प्रदान करने के लिए बनते करुणाशील राहुल, जिनके सानिध्य में हम लोग सीख रहे हैं, उन्होंने आचार संहिता जो 15 जून को जयपुर में लगभग 1,500-2,000 लोग रहे होंगे हम लोग सभी, जिसमें श्रद्धेय बनते पूरे भारत से और उपासकों के रूप में सभी थे। उस पे सिग्नेचर वहां पर सभी के हुए। अंत में जो सबसे बड़ी बात है वो बाबा साहेब के सिग्नेचर है, यानी कि समर्पित है बाबा साहेब के आंदोलन को। तो वहीं पर उसके माध्यम से आचार संहिता का निर्माण हुआ कि बौद्धों को असलियत में करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सिंपल शब्दों में आचार संहिता का। और जो मैं बौद्ध हूँ, जाति से मुक्त हूँ, बौद्ध मेरा समाज है, ये महत्वपूर्ण स्लोगन दिया गया जो समाज को एक गंभीर विचार मंथन के लिए निर्देशित करता है, ताकि लोग जो है उस प्योरिटी में बुद्धिज्म को स्वीकार करें जिसमें बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने हम लोग को निर्देश दिया था। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब ने जब धर्मांतरण किया तो उसमें किसी प्रकार की कोई जाति वगैरह नहीं थी, लेकिन बाद में बहुत सारे घोलमेल हुए। उस पर अभी हम चर्चा करेंगे, धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले मैं बौद्ध हूँ को लेते हैं, पहला स्लोगन का जो पहला हिस्सा है। अब बौद्ध कैसे बने? बौद्ध बनने के लिए सबसे पहले तो जो पंचशील है, जो नियम है पंचशील के, उनको हम लोग को आचरण में उतारना चाहिए, जिसके लिए धम्मभूमि बीच बीच में ध्यान साधना सामनेर पवज्जा शिविर करती रहती है और उसमें हम लोग सभी हिस्सा भी लेते हैं, सभी को लेना भी चाहिए। ये इंडिया लेवल पे जगह जगह होते हैं। जब उसमें हम जाते हैं तो हम लोग को पता लगता है कि असलियत में 2,500 साल पहले बुद्धिज्म को किस तरीके से लोग जीते थे और महाकारुणिक बुद्ध का जो कांसाय चीवर है उसकी गरिमा क्या है, कैसे हम खाएं, कैसे हम पिए, कैसे हमें चलना है, ध्यान साधना कैसे करनी है, चाहे वो चक्रमण की हो, बैठकर हो, किस तरीके से हम लोग को अपने जीवन में बुद्धिज्म को उतारना है। ये मैं बौद्ध हूँ का जो पहला हिस्सा है, उसके हिस्से में बड़ी गहरी बात है समझने के लिए, जो कि हमने 2017 से अभी तक भंते करुणाशील राहुल के सानिध्य में सीखा है। उसमें एक एक चीज, जैसे MBA में एजुकेशन होती है, दरअसल मार्केटिंग में रहे हैं काफी लंबे समय तक हम, तो उसमें एक एक चीज सिखाई जाती है, भाई खाना कैसे है, चलना कैसे है। असलियत में 2,500 साल पहले महाकारुणिक बुद्ध के धम्म में ये चीजें पहले से मौजूद थी, जिसको आज तक किसी ने प्रकाशित ही नहीं किया, किसी ने उस पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन श्रद्धेय बनते करुणाशील राहुल ने हम लोग को असलियत में बुद्धिज्म का जो वो हिस्सा है, असलियत में रूपांतरण कैसे हो, मन का, चित्त का रूपांतरण कैसे हो, कैसे बुद्धिज्म के अनुसार हम अपने चित्त को निर्मल कर सकते हैं, वो चीज सीखने को मिली। धम्मभूमि मलोखड़ा, वहां पर जब हमने शिविर लिया आज से लगभग 4 साल पहले, तो उसमें खाने में बहुत सारे प्रयोग किए गए। शुरुआत में हम लोग अनजान थे, हमें नहीं पता था, तो कई बार जैसे हलवे में नमक डाल दिया गया, या फिर सब्जी में कभी नमक नहीं डाला गया, उस तरीके से मतलब वो चीज़ें, ताकि जो घर गृहस्थी में बुद्धिज्म के जो मानसिक तौर से हम लोग मजबूत नहीं होते हैं, आचरण में नहीं उतारते हैं, तो फिर इन छोटी छोटी बातों पर
झगड़े होते हैं, गाली गलौच होते हैं, भैया उन्होंने नमक ज़्यादा क्यों डाल दिया या मिर्च ज़्यादा क्यों डाल दी। ये चीज़ें हमने धम्मभूमि में सीखी। वहाँ पर शुरू शुरू में थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन बाद में उसका एहसास घर गृहस्थी में पूरा महसूस होने लगा। वह तो जल्दी से हम बोलते भी नहीं थे, लेकिन फिर भी कई बार बोलना हो जाता था, क्योंकि हम लोग के घर में जैसे हम लोग मिर्च का प्रयोग ज़्यादा नहीं करते हैं, तो उस चीज़ों पे कई बार विरोधाभास पैदा हो जाता था। लेकिन वहाँ उस शिविर को, सामने जो शिविर था, उसको लेने के बाद हम लोग को एहसास हुआ कि भाई ज़्यादा मिर्च जो डली है तो कम खा लो भाई, ज़्यादा नमक डला है तो भी कम खा लो। लेकिन ये नहीं कि बस वहाँ पर उसी छोटी-छोटी बातों पे पंगा कर दिया और माहौल ख़राब हो गया। तो ये बहुत ही गहरी बातें हम लोगों ने वहाँ पर सीखी। जो भी धम्मभूमि के सामने शिविर में जाते हैं, असलियत में बुद्धिज़्म को आचरण में कैसे उतारना है, वो वहाँ पर सीखते हैं। चीवर कैसे डालना है, कैसे चलना है, बैठना कैसे है, खाना कैसे, खाते हुए चुप-चुप की आवाज़ आती है, चम्मच की आवाज़ आती है, एक दूसरे को इधर-उधर देखते हैं। धम्मभूमि में हमें सिखाया गया कि चम्मच की आवाज़ ना आए, आस-पास ना देखें, जो बैठे हैं उनको बैठे रहने दें और उनके खाने में ना झाँकें, अपने तक सीमित रहे, अपना ध्यान सिर्फ़ खाने पर हो। जो धम्मभूमि ने हमारे देश में ना तो आज तक चीवर का सिस्टम था, विदेशों में तो सभी ने अपने कलर चूज़ किए हुए हैं, लेकिन भारत में किसी भी चीवर का कोई रंग फिक्स नहीं था, अलग-अलग रंग के रंग-बिरंगे चीवर डालते थे। तो यहाँ पर जो 2500 साल पुरानी व्यवस्था है बौद्धों की, कांसाई चीवर, जो धम्म-ध्वज में भी मौजूद है रंग, तो उस रंग का चीवर बड़े लेवल पर स्थापित किया गया है। श्रद्धेय बनते करुणाशील के राहुल के माध्यम से। और पात्र पात्र भी भारत में मौजूद नहीं था, वो भी स्थापित किया गया। तो मैं बौद्ध हूँ का जो पहला हिस्सा है, वो हम लोग को सिखाता है कि हम लोग को बौद्ध बनना कैसे है, क्यों बनना है। क्यों बनना में ये है कि असलियत में बहुजन महापुरुषों का जो आंदोलन है, वो अपने चित्त को सुधार कर संपूर्ण आज़ादी के लिए आंदोलन है, मान सम्मान स्वाभिमान का आंदोलन है। सभी महापुरुषों ने उसी पे जोर दिया। और जो पहले वैज्ञानिक रहे हैं, मानसिक वैज्ञानिक, वो महाकारुणिक बुद्ध हैं। उन्होंने हमें बताया कि अपने चित्त को निर्मल कर कर हम अपने मानसिक विकारों को हटाकर कैसे जीवन में शालीनता से, शील के साथ में बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीवन को जी सकते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने सीखी और धीरे-धीरे सीख भी रहे हैं, तो ये सभी को सीखना चाहिए। मैं बौद्ध हूँ का हिस्सा में इतना। उसके बाद अगला हिस्सा जाति से मुक्त हूँ। मैं बौद्ध हूँ, जाति से मुक्त हूँ। अब जाति से मुक्त क्यों होना चाहिए? 2500 साल पहले जब महाकारुणिक बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन किया था, तो उसमें कहीं भी किसी भी जाति या वर्ण को अहमियत नहीं दी गई थी। संपूर्ण तरीके से समानता का, समता का जो पूरा प्रभाव था, वो स्थापित किया गया था। लेकिन लोग, हमारे जो मौजूदा लोग हैं, वो जाति को ऐसे पकड़े हुए हैं कि जैसे किसी ने बांध रखे हो। दूसरी व्यवस्था ने जाति हमारे ऊपर लाद दी और हम लोगों ने बहुत ही सहर्ष स्वीकार की। आज हम लोग उसको ऐसे डाले हुए हैं, जैसे कपड़े डाल लेते हैं ना, उस तरीके से। उतार सकते हैं, कपड़े तो रोज़ धो भी जाते हैं उतार के, लेकिन जाति को भी उस तरीके से हम लोग छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़, जैसे एक जो शरीर के ऊपर कुछ छपवाते हैं ना, कई मेले वगैरह में जाते हैं, तो एक मशीन होती है, उससे कुछ भी छपवा लेते हैं। कुछ कोई कार्टून छपवा लेता है, कोई नाम छपवा लेता है। उस प्रकार का जाति का जो सिस्टम है, वो शरीर पे तो अलग ही बात है, लेकिन मानसिक रूप में भी हम लोगों ने स्वीकार कर लिया। हमारा समाज इतनी जड़ता से जाति को पकड़े हुए हैं कि उसको छोड़ना ही नहीं चाहता। इतना आनंदित महसूस हो रहा है और जिस व्यवस्था में वो जाति की जड़ है, उसका विरोध करते रहेंगे, लेकिन उसी में पड़े रहेंगे। हमारे महापुरुषों ने रास्ता दिया, समझाया कि जाति हम लोगों को तोड़ती है, बाँटती है। अगर डीएनए के अनुसार बात करें कि बाप-दादा की औलाद है, सारे भारत के जो लोग हैं, भारत के मूल निवासी जिनकी 85% की बात की जाती है, कहीं न कहीं इनका सभी का डीएनए एक है, उन 15% को छोड़कर। तो उस जाति के, अब ये जो एससी में जातियाँ हैं, एसटी में जाते हैं, ओबीसी में जातियाँ हैं या और भी, तो उनमें भी हम कहते तो हैं कि
बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। लेकिन असलियत में जाति की जड़ता को इतनी बेहतरीन तरीके से पकड़ा हुआ है कि जो कोई एससी है ना, वो एससी की दूसरी जातियों से भी भेदभाव करता है। कहते ये हमारे से नीचे जाति है, तो इनके साथ तो हम बैठते भी नहीं है, खाते भी नहीं है, रिश्ते भी नहीं करते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। आरोप तो दूसरों पे लगते रहते हैं, लेकिन खुद के चित्त में, मन में जाति का जो भाव है, इतनी जड़ता से हम लोग पकड़ लेते हैं कि अपने ही समाज के हिस्से को और हम लोग नीच भावना से देखते हैं और फिर कहते हैं कि दूसरी व्यवस्था ने गलती करी है। गलती दूसरी व्यवस्था की नहीं है, वो 2500 साल से उसके बाद से चलता आ रहा है। जब जब वो दूसरी व्यवस्था वालों को मौका मिला, बड़ी ईमानदारी से उन लोगों ने अपना काम किया। उनकी बुराई करने की जगह हम लोग अगर अब अपने महापुरुषों के विचारों के अनुसार चले और अपनी प्रचार करें महापुरुषों के विचारों का, ईमानदारी से अपने जीवन में उतारे, तो फिर कहीं ना कहीं जो जाति की जड़ है ये कटेगी। अब एक छोटा सा उदाहरण, जैसे महाकारुणिक बुद्ध ने या जितने भी हमारे महापुरुष रहे हैं, बाबा साहिब तक या कांशीराम साहब तक, सबने जाति का खंडन किया। 14 अक्टूबर 1956 को बोधिसत्व बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो धम्म दीक्षा ली थी, धम्म चक्र प्रवर्तनाय का जो तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा था, उसमें जाति को छोड़कर बुद्धिज्म स्वीकार किया था। क्योंकि महाकारुणिक बुद्ध ने ऐसा ही हम लोग को संदेश दिया था, ऐसे ही हमारे पूर्व के महापुरुषों ने सभी ने संदेश दिया। अब इसी के ऊपर एक कानूनी सिस्टम बताते हैं आपको, चलते हैं। 1962 के चुनाव के आसपास की बात है, महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हुआ। तो भंडारा विधानसभा की बात है। डॉक्टर मेश्राम और पंजाब राव, ये दो कैंडिडेट थे। दोनों ने एससी सीट से चुनाव लड़ा। इनमें से 1957 बाबा साहेब के धर्मांतरण से प्रेरित होकर जो डॉक्टर डीपी मेश्राम हैं, उन्होंने एससी के रूप में चुनाव लड़ा। रिजर्व सीट थी भंडारा, और जो दूसरे पंजाब राव है, दोनों ने चुनाव लड़ा और डीपी मेश्राम जीत गए उस चुनाव का जो रिजल्ट रहा। और उसके बाद पंजाब राव ने इस पर केस किया कि ये तो बुद्धिस्ट हैं और इन्होंने एससी से चुनाव कैसे लड़ा और ये कैसे इसको मतलब अलाउ किया जा रहा है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट की जो नागपुर बेंच है, उसने फैसला दिया, लेकिन वो पंजाब राव के हक में ना हो सका। तो उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले को चैलेंज किया और 1964 का जजमेंट है, बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है ये, पंजाब राव का जो केस 1964 का, उसमें बताया गया कि बाबा साहेब के धर्मांतरण से प्रेरित होकर कोई भी व्यक्ति अगर धर्मांतरण करता है तो उसकी जाति कैटेगरी समाप्त हो जाती है। उस जजमेंट में है, अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है, मेरे पास मौजूद है वो जजमेंट, हमने निकाला है वो। माननीय दयासागर बौद्ध जी के माध्यम से इन चीज़ों को सीख रहे हैं हम लोग। तो उसमें लिखा है साहब कि ये व्यक्ति यानी कि डीपी मेश्राम, डॉक्टर डीपी मेश्राम जो है, एलिजिबल नहीं है एससी सीट से चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि वो बाबा साहेब के धर्मांतरण से प्रेरित होकर 1957 में बौद्ध बने। तो एससी नहीं रह गए, वो जनरल आए, यानी कि जाति वहां खत्म हो गई थी। जब हमारे महापुरुषों ने, जिनके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने जाति को छोड़कर धर्मांतरण किया और उसी का संदेश हम लोगों को दिया, तो फिर हम लोग जाति को कैसे पकड़े हुए हैं? उसका एक रूप 1950 में एससी का जो आयोग बना था, उसके अनुसार एससी की में कैटेगरी जो रखी गई थी, जातियां सम्मिलित की गई थी, वो हिंदू धर्म के अनुसार थी। 1956 में उसमें संशोधन हुआ और जो सिखों का हिस्सा है, सिखों में भी एससी की जातियां हैं कुछ, पंजाब के हिस्से का, पूरे भारत का नहीं, पंजाब के हिस्से का छोटा सा जो स्वरूप है, उसमें एससी जातियों को शामिल किया गया एससी में। तीसरा हिस्सा 1990 में आया, यानी कि बाबा साहेब के धर्मांतरण के समय नहीं था। तीसरा हिस्सा 1956 में आया। इसमें 1990 में जब रामविलास पासवान मंत्री थे, समाज कल्याण मंत्री, तो इन्होंने क्या किया कि जो हिंदू सिख के साथ बौद्ध भी हैं, अगर वो एससी से धर्मांतरण करते हैं, इसमें एससी से अगर बौद्ध में या सिख में धर्मांतरण करते हैं तो उनका एससी का दर्जा मौजूद रहेगा। यानी कि
बुद्धिज्म में जाति और कैटेगरी का जो एंट्री है वो 1990 के प्रावधान से हुआ, जिसका हम लोग अक्सर विरोध करते रहते हैं, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने जाति और कैटेगरी की तो बात ही नहीं की। उन्होंने कहा है कि समानता की बात, जब जाति और कैटेगरी आ गई फिर समानता कहीं की रह गई। तो 1990 में बुद्धिज्म की मूल भावना के, महापुरुषों के विचारों के खिलाफ जो मंत्री थे उस समय, रामविलास पासवान जी, उन्होंने वो फैसला कराया और उससे पीड़ित जातिगत आरक्षण के लालची लोग 1990 का हवाला देकर, 1990 का प्रावधान का जो हवाला देकर जातियों के साथ बुद्धिज्म में एंट्री करके बुद्धिज्म को दूषित कर रहे हैं। अगर असलियत में ही आपको जाति और कैटेगरी या उनका आरक्षण का लाभ लेकर मस्त रहना है ना, तो बुद्धिज्म में एंट्री नहीं करनी चाहिए, हमारा ऐसा मानना है। ये पर्सनल विचार है, क्योंकि जब जाति और उसका आरक्षण ही आपको चाहिए तो वहीं रहे जहां आप हैं, दूसरी व्यवस्था में। बुद्धिज्म के अंदर तो कम से कम गंद ना मिचाए, जो हमारे महापुरुषों का विचार है उसके अंदर जाति ना घुसेड़े। जाति में ज्यादा आनंद आ रहा है तो हम लोग को वहीं रहना चाहिए जहां हम हैं। अगर बुद्धिज्म में आना है तो जाति छोड़कर ही आना चाहिए। जब बाबा साहेब ने भी हमें जाति छोड़कर ही बुद्धिज्म स्वीकार करने को कहा, और जय भीम तो हम लोग कहते रहते हैं, बाबा साहेब को अपना मसीहा मानते रहते हैं और बात उनकी मानते नहीं है। 1956 से आज तक कितने बौद्ध हुए? ये जब बाबा साहेब ने उस समय कहा था कि मैं 2 साल के अंदर भारत को बौद्धमय कर दूंगा, हम लोग आज तक नहीं कर पाए। जैसे अभी 2 अगस्त को दिल्ली में प्रोग्राम था, श्रद्धेय भंते ने उस समय भी बताया और मिशन 500 की बात की, तो चलो खैर उस हिस्से पे कभी और बात करेंगे। लेकिन मेन चीज ये है कि जब हम ईमानदारी से महापुरुषों के विचारों को मान नहीं रहे हैं तो फिर गुणगान क्यों कर रहे हैं? हम गद्दारी किससे कर रहे हैं? महापुरुषों से तो गद्दारी का मतलब ही नहीं है, ये खुद से गद्दारी कर रहे हैं। महापुरुषों को तो जो कहना था, जो करना था, जो हमें निर्देश देना था, जो हमें हमारी संपूर्ण आजादी, मान सम्मान, स्वाभिमान के साथ जीना था, वो कहकर सब चले गए, हमें रास्ता दे गए। अब उस पर हम कितनी गंभीरता से चल रहे हैं ये विचार नहीं। हम अगर उन्हीं जाति से चिपके रहेंगे तो फिर कहीं का आंदोलन रह गया, खत्म है चीजें, फिर तो वहीं पड़े रहे उस दूसरी व्यवस्था में। गाली रोज गाली देंगे, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, फेस टू फेस हो, सामाजिक मीटिंग हो, धार्मिक मीटिंग हो, सब में रोज गाली देंगे, लेकिन पड़े भी उसी व्यवस्था में रहेंगे। फिर फायदा क्या है? अगर गाली देने से ही संतुष्टि मिल रही है तो फिर वहां से छोड़ो। अगर वहीं रहना है उसी जातिगत व्यवस्था में तो फिर गाली मत दो। और बुद्धिज्म में तो बिल्कुल जाति के बिना ही आना चाहिए, जैसा हमारे महापुरुषों का निर्देश है। ये मेरा निर्देश नहीं, मेरा विचार जरूर है, लेकिन महापुरुषों का है जो भी मैं आपके सामने आज पेश कर रहा हूँ। तो जाति से मुक्त होने का जो तरीका है महापुरुषों ने दिया बुद्धिज्म के रूप में। बाबा साहेब ने सामाजिक संगठन चलाए, राजनीतिक संगठन चलाए, अंत में हम लोगों को धार्मिक सत्ता के रूप में बुद्धिज्म क्यों दिया, ये लोगों को समझ में नहीं आया आज तक। अगर ये समझ में आ जाता तो लोगों को पता लग जाता कि धार्मिक सत्ता भारत में सबसे उच्चतम सत्ता है। अब जो आरएसएस के प्रमुख है मोहन भागवत, सत्ता में उनका कोई रोल नहीं है डायरेक्टली, क्योंकि धार्मिक संगठन मान लो, लेकिन असलियत में चला कौन रहा है सत्ता को, सब समझ सकते हैं। या फिर अब जैसे नेता क्या है, ये जितने भी शंकराचार्य हैं या दूसरी व्यवस्था के जो भी कोई गुरु लोग हैं, उनके चरणों में जाके पढ़ते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री लेवल का व्यक्ति हो, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी नहीं मानते आजकल, तो राष्ट्रपति भी चढ़ने में गिरने को तैयार है। लोकतंत्र के इन पदों का भी अपमान हो रहा है, वहां पर नीचे बैठ जाते हैं। तो ये जाति जो है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग को मानसिक तौर पे गुलाम बनाए हुए है। अगर एक बार जाति छोड़कर तो देखिए आप लोग, जब जाति छोड़ेंगे, जो हमारे महापुरुषों का निर्देश है वो ऐसी थोड़ी ना दिया उन्होंने हमें कुछ सोच समझ के ही वो रास्ता दिया होगा। एक बार जब जाति छोड़कर देखेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना हाई लेवल का होगा कि जो हमारे महापुरुष चाहते थे, मानसिक रूप से मजबूती, वो जाति छोड़ के मिलेगी, जाति लेके नहीं। और किस कच्चे लालच के ऊपर? वही 15% SC का और 7.5% ST का। कितना मिल रहा है? किस चीज में मिल रहा है? राजनीति को छोड़ के। राजनीति में भी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनके चापलूस लोग हैं, राजनीति में चापलूस लोग हैं, चमचे हैं। जो चमचा को मान्यवर कांसीराम साहब ने लिखी थी,
उसमें बताया गया चमचे किस किस प्रकार के हैं, कौन कौन है। तो वो चमचा युग का शिकार है लोग, तो इसलिए वो राजनीति वाले आरक्षण को बढ़ाते रहते हैं। असलियत में जो शिक्षा का है, नौकरी का है, या आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण है, ये तो देते ही नहीं। अब हम लोगों ने 2016 से 17 गवर्नमेंट आईटीओटी रोहतक में, जब भाजपा की सरकार थी हरियाणा में, तो वहां पर गवर्नमेंट आईटीओटी में 1 साल दिया, लगभग 1.25 लाख रुपए की स्कॉलरशिप है, आज तक तो नहीं मिली। उस समय तो ऐसी थे हम, दोनों भाइयों ने किया था, लगभग 2 से 2.5 लाख की स्कॉलरशिप है, नहीं मिली। किस चीज के ऊपर एससी बने हुए हैं, किस चीज के ऊपर एसटी या ओबीसी बने हुए हैं, किस चीज के ऊपर हम लोग जाति को चिपकाए हुए हैं, कि उस झूठे आरक्षण के ऊपर, जो कि हम लोग को मिलता भी नहीं है। और फिर अब बात आती है बुद्धिज्म की। बुद्धिज्म में जब जनरल रूप में आप लोग आएंगे हमारे महापुरुषों के अनुसार, तो एक 2019 में एक आरक्षण केंद्र सरकार ने लागू किया था, वो था ईडब्ल्यूएस का, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। 10% आरक्षण है। एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण आज तक पूरे भारत में अच्छे से लागू नहीं हो पाया, लेकिन 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस का इन्होंने पूरे भारत में लागू कर दिया। आप लोग का अगर दिमाग वहां पर जाए, उसको गहनता से समझने का प्रयास करना कि जिस आरक्षण, जातिगत आरक्षण के ऊपर हम लोग महापुरुषों के आंदोलन, उनके विचार, उनके निर्देश को खंडन करके अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान मान के उस जाति को और जातिगत आरक्षण को पकड़े हुए है, जो कि हमें मिलता भी नहीं है अच्छे से। और 10% आरक्षण जो ईडब्ल्यूएस का है वो मिल रहा है, और बौद्ध बनने के बाद ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जो है उसके पात्र हो जाते हैं जब जनरल रूप में आएंगे, जैसे कि हम आए हैं 2024 से जनरल बुद्धिस्ट के रूप में हम लाए, तो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण ले सकते हैं हम। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण के अब जो एससी में है आप लोग, तो हरियाणा सरकार के अनुसार 1,80,000 रुपए सालाना पारिवारिक इनकम अगर आपकी है तो आप पात्र हैं। हालांकि मिले या ना मिले वो बात अलग, पात्र की एलिजिबिलिटी की बात हो रही है, बेनिफिट की नहीं। बेनिफिट तो मिल ही नहीं रहा है, बस एक वो जो दाल चावल वाला मामला है वो चल रहा है लोगों का, उसमें खुश हो रहे हैं, या फिर चुनाव में जो अभी आप लोग को कुछ मिलता है उसमें खुश हो जाते हैं। लेकिन असलियत में जो शिक्षा की, रोजगार की, नौकरी में प्रमोशन की, वो आरक्षण तो खत्म है। जब वो भी नहीं मिल रहा फिर भी धोखा दे रहे हैं, तो ये बहुत ही गंभीर बात है, लेकिन सोचते नहीं है, सोचना चाहिए। और 10% आरक्षण की जो हम बात कर रहे हैं वो 2019 से इन्होंने पूरी तरह से भारत में लागू किया है, हर एक राज्य में लागू है। 1,80,000 तक एससी की रखी है इन्होंने इनकम सालाना की, लेकिन इसमें 8 लाख है हरियाणा सरकार के अनुसार। 8 लाख रुपए सालाना। बुद्धिज्म में आप महाकारुणिक बुद्ध महापुरुषों के अनुसार, बाबा साहब के अनुसार, अगर आप जनरल रूप में आते हैं बिना जाति के, तो 8 लाख रुपए सालाना इनकम तक भी आप गरीबी रेखा में। देखो, यानी कि जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, जो बौद्धों के अलावा हैं, उनके लिए देखो 8 लाख तक छूट की है इन्होंने, और 80 के लिए 1,80,000। तो आप समझते क्यों नहीं है इन बारीकियों को? इन बारीकों को जो समझेंगे तो समझेंगे कि 8 लाख वाला गरीब है कि 1,80,000 वाला। इन्होंने 8 लाख वाला गरीब बना दिया। उसका फायदा उठाओ, अगर असलियत में बुद्धिजीवी हो आप लोग तो उसका फायदा उठाना बहुत जरूरी है। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लो, अगर ज्यादा ही आपको आरक्षण लेने की पड़ी है। जाति छोड़ो पर, या तो बुद्धिज्म में मत आओ, आ रहे हो तो जनरल में आओ। अब जनरल में आओगे फिर भी आरक्षण अगर की इच्छा है तो मिल रहा है ईडब्ल्यूएस के रूप में ले लो, ना तो महापुरुषों का कोई भी वचन खंडित हुआ, और आरक्षण भी आपका 10% मिला। 10% पूरी तरह से लागू भी है, जो 15% एससी का और एसटी का 7.5% है वो लागू भी नहीं है, वो मिलता भी नहीं है, लेकिन 10% मिल रहा है, तो फायदा कहाँ है? और जब आप किसी भी लोन के रूप में आप फाइल लगाते हो ना माइनॉरिटी विभाग में, तो आपको लोन देने के लिए तैयार, क्योंकि बुद्धिस्टों के लिए 53 कंट्री है, कोई 53 कहता है, कोई 56 कहता है, उन कंट्रियों से अरबों खरबों रुपए का दान आता है। जो महाबोधि महाविहार का मुद्दा चल रहा है ना, उसमें सरकार उसको छोड़ क्यों नहीं रही है? 1950 में संविधान लागू हो गया था, तो 1949 का एक्ट जो है वो लागू कैसे है? क्योंकि वहां से अरबों खरबों रुपए की आय जो है वो सरकार को होती है। पूरे भारत का खर्चा भी वहां से चल सकता है, इतनी आय है वहां से। इतनी कंट्रियां हैं बुद्धिस्टों की जो वहां पर अरबों खरबों रुपए का दान भारत में बुद्धिज्म को मजबूती से बनाए रखने और बुद्धिस्टों के सुधार के लिए दिया जाता है। लेकिन हम इन चीजों को समझते नहीं है। सरकार
इतने बड़े आंदोलन के बाद भी जो भंते नागार्जुन सुरई से सही है, जो जापान से आए थे, उन्होंने 1990-91 के आसपास आंदोलन शुरू किया था। अभी तो कुछ खैर लालची लोग उसमें एंट्री कर गए, जिन्होंने आरोप भी लगाए हैं दमभूमि के ऊपर भी, या और भी जो संगठन साथ में थे, तो वो मुद्दा चलो अलग है। लेकिन वो सब कुछ क्यों चल रहा है? वो इसलिए चल रहा है क्योंकि हम लोग को ज्ञान नहीं है। ऐसे ही जो 10% आरक्षण है, इसका बहुत बेहतरीन तरीके से आप फायदा ले सकते हो। हम लोग एलिजिबल है, ईडब्ल्यूएस का भी बनाया हुआ है। ये जाति छोड़ोगे तब बुद्धिज्म में आपको कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। जो भी लोन की बात हो रही थी, माइनॉरिटी विभाग में अगर आप लोन की फाइल लगाते हो तो वहां पर आपको लोन भी देने के लिए तैयार बैठे हैं। सब्सिडी भी है, एससी के रूप में लगा के देखो। सोच लो आपने 2 भैंस का लोन लगा ले लिया, मतलब अप्लाई कर दिया, मिलेगा नहीं। एससी के रूप में तो खंडन है। एससी में अगर आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए चले गए, वहां आपको देखेंगे कि एससी है, वहां तुरंत नकारते हैं, इतना जातिवाद है। लेकिन जब जनरल के रूप में जाते हैं, वो देखते हैं जनरल कितने हैं, एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, प्राथमिकता जनरल को उनको चढ़ाने की रहती है। और फिर कहते हैं कि एससी और एसटी या ओबीसी का आरक्षण जो है, इन्होंने देश बर्बाद कर दिया। असलियत में नाम का है ये आरक्षण, जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते। जो असलियत में है वो आरक्षण आपको पता ही है। 100% आरक्षण पहले से कौन लेता रहा है, नाम भी लेने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हो, क्योंकि इतने तो अनजानी आंख पर कोई भी नहीं है। आजकल इतनी बातें तो सभी को पता ही है। तो अपनी जो महापुरुषों की विचारधारा है, उनके विचार हैं, उनके निर्देश हैं, उनको ईमानदारी से मानिए। और बुद्धिज्म में अगर आना है तो जाति छोड़कर आइए। जाति के साथ ही रहना है तो उसी व्यवस्था में पड़ रहिए। बुद्धिज्म में बिल्कुल भी जाति का गंध मचाने की जरूरत हम लोग को नहीं होनी चाहिए। जाति से मुक्त के लिए बुद्धिज्म हमारे पास रास्ता है, जो हमारे महापुरुषों ने दिया, बहुत ही मजबूत। और 50 से ज्यादा कंट्रियां, जो भी 53 है 56 है, उन कंट्रियों का सहयोग भी हम लोग को डायरेक्टली इनडायरेक्टली तौर पे मिलता है, जो कि एससी एसटी या ओबीसी के रूप में नहीं मिल सकता। मैं जाति से मुक्त हूँ। उसके बाद मैं बौद्ध हूँ, मैं जाति से मुक्त हूँ, और बौद्ध मेरा समाज है। समाज कैसे बनेगा, ये बहुत गंभीर बात है ये भी। अब समाज, हम लोग जब जातिगत भावना से ऊपर उठेंगे, जब जाति को छोड़ देंगे, सबसे पहला जो पहला हिस्सा था मैं बौद्ध हूँ, उसमें जब आचरण में बुद्धिज्म आएगा, चित्त निर्मल की ओर बढ़ेगा, ध्यान साधना, सामनेर पबज्जा शिविर, या अगर हम देशना भी सुनते हैं 8 से 9 में भी चलती है, या वैसे भी धमकारवा चैनल पे हमारे एक से एक देशना पड़ी है बनते की, तो जब उनको सुनते हैं, समझते हैं, उस पर मनन करते हैं, हमारा साहित्य है, बुद्ध और उनका धम्म है, या त्रिपिटक का हिस्सा है जो धम्मपद भी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। त्रिपिटक तो थोड़ा मुश्किल है वहां तक पहुंचना, लेकिन जो आपके पास अवेलेबल है वो भी अगर आप समझेंगे, तो फिर जो जातिगत गंध है, एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना है, वो खत्म होने की ओर अग्रसर होगी। प्रेम भाव होगा, एक दूसरे के प्रति करुणा पैदा होगी। तो फिर समाज एक दूसरे के रूप में, जब हम लोग भाइयों के रूप में बढ़ेंगे, तो समाज की स्थापना होगी। बौद्ध समाज भारत में है ही कहाँ? जब हम लोग प्योरिटी में, बिना जाति के एक दूसरे के साथ में बढ़ेंगे, तब चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, या कोई जनरल का भी या दूसरे धर्म का भी अगर कोई बुद्धिज्म आया है, सभी को एक रूपता में देखकर आगे बढ़ेंगे, तब समाज की स्थापना होगी। लेकिन अगर हम जातियों में ही घुसे रहे, तो फिर धर्मांतरण के बाद भी हम ये देखेंगे कि ये कौन सी जाति से आया है। वो एससी से आया है क्या? एससी से आया तो अपना भाई है, एसटी से आया तो अपना भाई है, या ओबीसी, अगर हम ओबीसी हैं तो ओबीसी आया है तो अपना भाई है। अगर कोई दूसरे धर्म से आ गया ना, ये तो दूसरे धर्म का है, फिर भी वही गंद मचेगा। हम लोगों को ये जाति तो बैकग्राउंड की जरूरत ही नहीं है, जाति तो छोड़ी नहीं पड़ेगी, तभी बौद्ध समाज का निर्माण होगा। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, गहनता समझेंगे तो मैं बौद्ध हूँ, जाति से मुक्त हूँ, बौद्ध मेरा समाज है, सिर्फ कहने से नहीं, असलियत में साकार होगा अगर इस तरीके से हम लोग बढ़ेंगे। आचरण से बुद्धिज्म को अपने चित्त में उतारने के लिए सामनेर पबज्जा ध्यान साधना शिविर रहते हैं, उसमें आइए, देखना, सुनिए, समझिए, अपने साहित्य को पढ़ें, पाली भाषा को पढ़ें। कुछ समझने में दिक्कत रहती है, पाली भाषा से बहुत सारी चीजें माइंड में आती हैं। नई दुनिया है वो, क्योंकि अपनी भाषा है। वो पुरानी दुनिया का जो हम लोग आजकल जो 2,500 साल पहले से हम लोग अछूते थे, पाली भाषा अब थोड़ा सा उभार ले रही है, क्योंकि मैंने कल भी बताया था 2025 में केंद्र सरकार ने पाली भाषा को कल्चरल लैंग्वेज के रूप में स्थापित किया है। उसका पूरा फायदा उठाए, मौका है। 8वीं अनुसूची में तभी हम लोग ले पाएंगे इसको, जब हम लोग एक रूपता में पाली के प्रति भी मजबूती से आगे बढ़ेंगे, संख्या बढ़ाएंगे, तब डिमांड करेंगे, चाहे संगठन के रूप में हो,
या फिर हम लोग पर्सनली भी लेटर लिख के मतलब इसकी डिमांड की जा सकती है। साहित्य को पढ़ेंगे तो हम महसूस करेंगे कि बहुत सारे शब्द, बहुत सारे विचार, बहुत सारे हमारे जो आजकल दूसरी व्यवस्था ने कुछ भी जो चुराया है वो हम लोग को पता लगेगा जब हम लोग गहनता में जाएंगे। तो ये जो स्लोगन है, अहम स्लोगन है, इसको हल्के में बिल्कुल ना ले। एक घोषणा बनते ने की थी, बनते करुणाशील राहुल ने, कि धम्म दीक्षा का जो प्रोग्राम है और बौद्ध होने का प्रोग्राम, यानी कि धम्म दीक्षा का जो प्रोग्राम है उसको करवाए। कितने लोगों ने करवाया तक, कितने लोगों ने कहा, धम्मभूमि को बताया कि मैं करवाना चाहता हूँ। ये भी गंभीर बात है। हम लोग सीरियस ही नहीं ले रहे हैं। सीरियस लेंगे तभी तो होगा जब आप लोग अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, अपने जानकारों को बुला के जब बौद्ध होने की घोषणा करेंगे, सबसे अहम है ये, तब लोग को पता लगेगा कि हाँ ये बुद्ध है। नहीं तो फिर क्या होगा, वही पुरानी कैटेगरी में SC ST में रह जाओगे। स्थापित कैसे होगा? स्थापित तब होगा जब वो जो जो कहा जा रहा है वो करें। कुछ भी नहीं करते, ना तो मैं बौद्ध हूँ पे ध्यान है, ना जाति से मुक्त पे ध्यान है, और बौद्ध मेरा समाज तो भूल ही जाओ, वो तो अंतिम चीज है। वहां तो पहुंच ही नहीं सकते जब तक इन दो को पड़ाव को हम पार नहीं करेंगे। तो बौद्ध होने की घोषणा श्रद्धेय बनते करुणाशील राहुल के माध्यम से जब भी मौका मिले लिखवाओ। इतने नाम लिखवा दो कि बनते को टाइम भी ना मिले, और फिर इकट्ठा रूप में भी कहीं जहां एक जिले में करनी पड़े तो वहां पर जब वो देशना होगी वहां पर बताया भी जाएगा कि ये व्यक्ति पहले ये था और आज से इसके पूरे संखार, पूरे उत्सव पर्व सब बुद्धिज्म के होंगे। तब लोग को पता लगेगा कि ये व्यक्ति आज से बौद्ध हो गया है। सब समाज के निर्माण की पहली कड़ी जुड़ेगी। तो ज्यादा ना कहते हुए मैं 8:47, क्योंकि कल भी मैंने इसलिए ही कम समय लिया था ताकि क्वेश्चन आंसर जो आते हैं उनको हम निर्धारित जो समय हमारा 8 से 9 उसमें ज्यादा लोगों के क्वेश्चन ले और उनका पूरा का पूरा जो आंसर है वो देने का प्रयास करें। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। जिसके जो भी प्रश्न है वो खुलकर पूछें, सबका जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। कानून रूप से बुद्धिज्म के लिए किस तरीके से आगे बढ़े, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, ये इस पूरे सिस्टम को अगर आप लोग को जानना है उसके लिए तैयार है। कोई से भी राज्य से हो, सिर्फ हरियाणा ही नहीं, कोई से भी राज्य से हो,